Yes, good afternoon guys. So today we are going to start a new chapter in economics, that is chapter 3, money and inflation. यहाँ पे आपको मनी के बारे में, बार्टर सिस्टम के बारे में पूरा अच्छे से समझाया गया है कि मनी से पहले क्या था, किस तरह हम लोगों जो ट्रांजैक्शंस होते थे वो किस तरह होते थे, ट्रेडिंग किस तरह होती थी जब मनी का इन्वेंशन नहीं था, और बार्टर सिस्टम की क्या क्या लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से दूसरी चीज़ें आई। दूसरा मीडियम ऑफ एक्सचेंज आया। मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। मनी को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी के बेसिस पे आप कोई भी चीज़ परचेज या सेल कर सकते हो। देखो, मनी इज़ एट द सेंटर ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन अ मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं सारी की सारी एक्टिविटीज़ क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ठीक है। To satisfy her or his needs, an individual requires money to buy goods and services. हमें हमारी नीड्स को, एक्चुअली नीड नहीं होना चाहिए, एक्चुअली होना चाहिए वांट, क्योंकि नीड तो हर इंसान की बहुत कम होती है, ठीक है। नीड लिखा है यहाँ पे क्योंकि नीड्स और वांट्स एक्चुअली इकोनॉमिक्स ही बोलता है कि हम कहीं पे भी नीड और कहीं पे भी वांट लगा देते हैं। ये साइमल्टेनियसली वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन हम हमारी वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए एक्टिविटीज़ करते हैं। और आजकल कोई भी एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है आज की डेट पे। जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। जो पैसे के लिए की जाती है वो इकोनॉमिक है, और जो हमारा पैसा इंटेंशन जिसमें नहीं है कि भाई पैसा कमाना नहीं चाहते, हम समाज सेवा करना चाहते हैं, दैट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक। लेकिन अब ये बोला जाता है कि मार्केट में कोई भी एक्टिविटी जो है वो नॉन इकोनॉमिक है ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि हर चीज़ के पीछे पैसा तो जाता ही है, ठीक है। तो हम सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं दैट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्यों की जा रही है? हमारी नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए। Money is not only the medium of exchange but it is also used to store value, ठीक है। मनी सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, मनी को आसानी से स्टोर किया जा सकता है। और जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुविधाएं बढ़ाई और बैंकिंग वगैरह स्टार्ट हुआ तो हमें स्टोर करने में और भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। पीपल सेव मनी फॉर देयर फ्यूचर नीड्स, ठीक है। पहले के ज़माने में क्या होता था? हमारे पास जो चीज़ें होती थी वो हम फ्यूचर के लिए रखते थे कि चलो फ्यूचर में जाके हम लोग एक्सचेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं वीट की खेती करता हूँ तो वीट मैं अपने पास बचा के रखता था, ठीक है, ताकि फ्यूचर में चलो मुझे अगर फ्यूचर में कुछ चावल वावल चाहिए, किसी से जूते चाहिए, किसी से घी चाहिए, तो मैं उसके साथ एक्सचेंज कर दूंगा और वीट दे दूंगा। लेकिन भाई वीट को स्टोर करूँ कहाँ? गोडाउंस पहले नहीं होते थे उतने। दूसरा, वीट जो है कुछ समय के बाद पेरिशेबल गुड्स है, खाने की चीज़ है, उसको कब तक स्टॉक मेंटेन करके रखूँगा, ठीक है। So human wants are unlimited and a person cannot satisfy all wants by one's own produce. तो यहाँ पे बोला गया है कि मैंने जैसे आपको हमेशा एग्जांपल दिया है कि इवन मुकेश अंबानी जी जो हैं, एशिया के रिचेस्ट मैन जो हैं, वो भी सारी चीज़ें खुद की बनाई हुई तो नहीं खाते, हमको दूसरों पे डिपेंड तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ह्यूमन वॉन्ट्स अनलिमिटेड हैं, और हम हर चीज़ के पीछे जो भी हमको चाहिए वो हम खुद तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। Thus, a person tries to satisfy maximum possible wants by way of mutual exchange of goods and service. तो पर्सन क्या करता है? हर इंसान क्या करता है? अपने wants को सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करता है by exchanging goods और services। जब मनी नहीं था तब की बात हो रही है। In ancient time, human beings used to satisfy their wants by exchanging goods and services among themselves. पहले के ज़माने में क्या होता था? जब पैसा नहीं था, जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब इंसान क्या करता था? अपने पास जो चीज़ थी उसको म्यूचुअल एक्सचेंज बोलते थे। क्या बोलते थे? म्यूचुअल एक्सचेंज का मतलब कहीं ना कहीं, देखो पहले शांत वातावरण था, ज़्यादा नीड्स और वॉन्ट्स नहीं होती थी, ठीक है, कम में ही गुजारा हो जाता था, और म्यूचुअली थोड़ा कॉपरेट करके और एक्सचेंजेस हो जाते थे। भाई तेरे पास चावल है आने दे, मेरे पास गेहूँ है तू ले ले, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, मतलब हमारे समाज का डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रीज़ आने लगी, डिवीज़न ऑफ लेबर आया, मॉडर्नाइजेशन आया, ठीक है, सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ। अब क्या हुआ? अब हमारी वॉन्ट्स बढ़ने लगी। अब जो म्यूचुअल एक्सचेंज होता था ना वो नहीं हो रहा है, अब उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। So such a system of exchange for satisfying wants was called a barter system in which there was no inclusion of money, ठीक है। बार्टर सिस्टम वॉज अ सिस्टम जहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज होता था गुड्स और सर्विसेज का, वहाँ पे कोई पैसे की लेन देन नहीं होती थी, पैसा था ही नहीं उस समय। Now meaning of a barter system, see barter system is a system of exchange where goods or services are directly exchanged for other goods or services without using a medium of exchange such as money. अब इन्होंने बोला कि without using exchange of money, ठीक है, without using
एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज सच एज मनी। तो बोला गया उस समय पैसा यूज़ नहीं करते थे, नहीं होता ही नहीं था। पहली बात ये कि पैसा वो लिमिटेशंस की वजह से ही तो आया, ठीक है। बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस की वजह से, खामियों की वजह से ही तो पैसे का इन्वेंशन हुआ, ठीक है। तो उस समय पैसा था ही नहीं। नाउ लिमिटेशंस क्या है देखो, इन द अर्लियर ईयर्स इंडिविजुअल लिव्ड अ सिंपल विलेज लाइफ, हैड लेस नीड्स एंड कैरीड आउट एग्रीकल्चरल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच वॉज सफिशिएंट फॉर देयर सस्टेनेंस। तो पुराने ज़माने में लोग सिंपल विलेज की लाइफ जीते थे, उनकी नीड्स कम होती थी, टोटली वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होते थे और ईजिली उनके बीच में एक म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाता था। For example, a farmer cultivating wheat would store the required stock and would exchange the remaining wheat to get rice, clothes or shoes. तो फार्मर वीट कल्टीवेट करता था, ज़्यादा कल्टीवेट करता था, जितना उसको चाहिए था उतना अपने पास रख देता था, बाकी एक्सचेंज कर लेता था उसकी जगह उसकी जो नीड होती थी, और सामने जिसको वीट की ज़रूरत होती थी उसके साथ एक्सचेंज होगा, ठीक है। Similarly, the shoemaker would get clothes and food ghee by exchanging the shoes he made. Teachers services provide करते थे, नॉलेज देते थे, उसके अगेंस्ट में उनको एक तरह से फूड मिलता था, ठीक है। और आर्टिस्ट जो है वो अपनी कला दिखाकर उनको कुछ ना कुछ एक्सचेंज में मिल जाता था। Increasing population and socio-economic development results in an increase and change in demands, making them more specific. अब हम स्पेसिफिक हो गए भाई, धीरे धीरे क्या हुआ, हमारी संख्या बढ़ रही है, साथ ही साथ समाज का डेवलपमेंट हुआ, पैसे का डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रीज़ आई, डिवीजन ऑफ लेबर आया, स्पेशलाइजेशन आया। अब हम क्या बोलते हैं, नहीं यही चाहिए, ठीक है। पहले इंसान को खाना चाहिए था, अब बोले नहीं यही चाहिए, यही सब्जी चाहिए, यही रोटी चाहिए, ऐसी रोटी चाहिए, ऐसा चावल चाहिए। अब हम स्पेसिफिक होने लगे हैं क्योंकि हमारा डेवलपमेंट हो गया, हमारे जीवन में चॉइसेस आ गए। पहले कोई चॉइस ही नहीं थी भाई, ये है खाना है तो ठीक है। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रीज आने लगी, अर्बनाइजेशन मतलब शहर बनने लगे, ठीक है, डेवलप होने लगे, एक्सपेंशन होने लगा, डिवीजन ऑफ लेबर होने लगा, स्पेशलाइजेशन मतलब हमको एक्सपर्ट्स की सर्विस मिलने लगी, मेड द बार्टर सिस्टम लिमिटेड एंड लेस एप्लीकेबल। तो ये क्या हुआ, इन सारी चीज़ों ने बार्टर सिस्टम को कमज़ोर कर दिया भाई, उसको लिमिटेड कर दिया। जो बार्टर सिस्टम में आराम से किसी को कोई कमी नज़र नहीं आती थी, बट ऑब्वियस है कि जब समाज में कोई नई चीज़ आती है और हाईफाई चीज़ आती है तो आपको पुरानी चीज़ में कमी दिखनी ही दिखनी है करके, वो कितनी भी एक टाइम पे आपको अच्छी लगती है। द म्यूचुअल एक्सचेंजेस डिक्रीज्ड एंड द पर्सनल नीड्स इंक्रीज्ड। अब क्या हुआ, म्यूचुअल एक्सचेंज जो हो रहा था भाई, आज भाई समझ के एक्सचेंज हो रहा था, मैंने रोटी बना ली, तूने सब्जी बना ली, चल तू रोटी ले ले, मेरे को सब्जी दे दे, वो हो रहा था, वो म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा था। तेरा काम भी चल रहा है, मेरा काम भी चल रहा है, लेकिन अब वो म्यूचुअल एक्सचेंज निकल गया, ठीक है। सी जो मेन लिमिटेशंस है बार्टर सिस्टम के, प्रोमिनेंट लिमिटेशंस, पहला है प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट्स। पहले एडजस्ट हो रहे थे वांट्स की, एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर रहे थे, एक्सचेंज हो रहा था। वो धीरे धीरे क्या हुआ, जब अपना डेवलपमेंट हुआ ना भाई, तो हमारा डेवलपमेंट हुआ तो अब हम एक्सचेंज नहीं कर पा रहे। विथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट द नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्रीज्ड एंड सो द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर विच वॉज सिंपलर इन अर्लियर टाइम्स बिकेम मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो जैसे ही हमारा समाज का डेवलपमेंट हुआ, पैसा लोगों के पास आने लगा, जहाँ पहले लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से एडजस्ट करके चल रहे थे, ठीक है, अब वो जो है वो पूरा सिस्टम जो है, स्ट्रक्चर है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया। क्योंकि भाई मुझे तो चावल चाहिए, इसके पास चावल है, लेकिन चावल वाले को घी चाहिए, घी वाले को जूते चाहिए, तो कोई भी दो जने आपस में एक्सचेंजेस कर नहीं पा रहे। तो तुम बोलोगे सर क्या ऐसा कोई था ही नहीं क्या भाई जिसको चावल चाहिए और चावल वाले को वीट चाहिए? होगा, लेकिन सबकी बात हो रही है, अब धीरे धीरे ये ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगा। Now those who had rice to exchange for wheat did not need wheat but clothes under barter system। जिसके पास चावल है, ठीक है, अब चावल वाले को चाहिए कपड़े, जूते, और जिसके पास वीट है उसको चाहिए चावल। लेकिन मेरे पास चावल है, मुझे वीट नहीं चाहिए, वीट वाले को चावल चाहिए, तो हम दोनों आपस में एक्सचेंज कैसे करें? ठीक है। While on the other hand, one who had clothes, चलो मेरे पास चावल था या मेरे पास वीट था, जो भी था, मुझे क्लोथ्स चाहिए थे, लेकिन क्लोथ्स वाले को जो मेरे पास था वो नहीं चाहिए, मेरे पास वीट या राइस था वो नहीं चाहिए था, ठीक है। डिड नॉट वांट राइस बट वांटेड घी, उसको घी चाहिए, घी वाले को जूते चाहिए थे भाई, तो एक्सचेंज होगा कैसे? ठीक है। Thus there was a difficulty in establishing a need for each other's goods or services to make the barter possible, making it a challenge to establish a barter between indivisible and divisible goods। अब ये भी बड़ा समस्या वाला काम आ गया
कि जो डिविजिबल गुड्स हैं ठीक है, जिसके पार्टीशन होते हैं, लेकिन जिसका पार्टीशन नहीं होता वो उसका क्या करेंगे हम लोग? अ फार्मर मे एक्सचेंज व्हीट फॉर pair of shoes or cloth, but when productivity rises and she or he produces more wheat, there arise a problem of strong surplus wheat. तो बोला गया है चल फार्मर ने बहुत सारा गेहूं उगा लिया और वो क्या कर रहा था भाई, वो शूज़ या क्लोथ के एक्सचेंज में वीट को एक्सचेंज कर रहा था। लेकिन अब फार्मर जो है वो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकती है, कोई भी किसान हो सकता है। तो सपोज अब फार्मर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, प्रोडक्टिविटी मतलब काम करने की कैपेसिटी, ज़्यादा प्रोडक्शन किया तो जितना एक्सचेंज हो रहा था एक्सचेंज कर लिया, जितना खाना था खा लिया, जितना स्टोर करना था कर लिया, अभी भी सरप्लस है, अभी भी एक्स्ट्रा है, कहाँ जाएगा भाई? अभी की तरह पहले गोडाउन्स वगैरह नहीं होते थे उतने, ठीक है। So if wheat can be stored for a longer period, then at a future date, such stock of wheat can be exchanged for a new pair of shoes or clothes or rice. But the question arises, how to store wheat? तो चलो हम प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए रेडी हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई, वीट का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, अभी जो एक्सचेंज होने थे वो हो गया, हमको जितनी ज़रूरत है वो हमने हमारे पास रख दिया, फ्यूचर के लिए भी हम लोग वीट रखने के लिए तैयार हैं, चलो स्टोर करने के लिए तैयार है, कहाँ रखें? क्वेश्चन वो था, ठीक है। So when an individual produced on a large scale through one's own efforts, she or he had to exchange this produce instantaneously. ठीक है, तो इंडिविजुअल मतलब कोई भी इंसान जब प्रोडक्शन कर रहा था, फॉर एग्जांपल फार्मर ने वीट या राइस का प्रोडक्शन किया, तो जितना भी प्रोडक्शन किया ना, वो स्टोर करने की जगह नहीं थी भाई उसके पास, ठीक है। स्टोर वो उतना ही कर सकता था जितना उसको खुद के यूज़ के लिए चाहिए था, बाकी का स्टोरेज के लिए उसके पास जगह नहीं थी। तो इंस्टेंटेनियसली उसी समय उसे कोई ना कोई सामने चाहिए था उन सारी चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए। इट वॉज अदरवाइज डिफ़िकल्ट टू स्टोर द सरप्लस गुड्स और स्टोर द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ दीज गुड्स, ठीक है। एक्सचेंज वैल्यू का मतलब क्या होता है? 11th में हमने देखा था यूज़ वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू। देखो, यूज़ वैल्यू का मतलब होता है जिसका हाई यूज़ होता हो, जिसका, और एक्सचेंज वैल्यू का मतलब होता है एक तरह से कि सामने आपको कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है। जैसे 1 किलो वीट की जगह मुझे अगर ऋषि 1 किलो चावल दे रहा है, ठीक है, तो 1 किलो वीट का एक्सचेंज वैल्यू क्या हुआ? क्योंकि ये पैसे से पहले की बात हो रही है, ये पैसे से पहले की बात हो रही है, और पैसा जब आया ना तो हम वैल्यू वर्ड यूज़ नहीं करते, प्राइस वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। जब पैसे से कोई भी चीज़ एक्सचेंज हो रही है ना, वहाँ पे आपको एक्सचेंज वैल्यू बोलना ही नहीं है, वहाँ पे आपको प्राइस वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हवा, पानी, आजकल तो पानी भी बिकता है, चलो उसका बिजनेस हो गया है, लेकिन पहले तो पानी का उतना डिमांड नहीं था। जो भी चीज़ मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है, ऑटोमेटिकली वो चीज़ आजकल बिजनेस में कन्वर्ट हो जाती है। पहले लोग ज़्यादा नहीं थे तो पानी का उतना भी डिमांड नहीं होता था, ठीक है। पानी, हवा, सनलाइट, ये क्या है? इसकी यूज़ वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन क्या इसकी एक्सचेंज वैल्यू है कुछ? आप सनलाइट किसी को दे सकते हो, पकड़ के ले ले, सामने मेरे को कुछ और दे दे, वो बार्टर सिस्टम में नहीं हो सकता, तो उसको यूज़ वैल्यू बोलते हैं। और एक्सचेंज वैल्यू मतलब जिस चीज़ को आप एक्सचेंज कर सको और सामने कोई प्रोडक्ट आपके पास आ सके। जैसे मैंने बोला 1 किलो वीट दिया तो सामने मुझे जूता मिला या क्लोथ्स मिले या राइस मिला या 1 किलो घी मिला, जितना भी क्वांटिटी जो मिली दैट इज़ अ एक्सचेंज वैल्यू फॉर 1 kg ऑफ वीट। और इसके लिए अगर इसके पास राइस था, इसने मुझे 1 किलो चावल दिया, तो इसके लिए 1 किलो चावल का एक्सचेंज वैल्यू है 1 किलो वीट। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड अ एक्सचेंज वैल्यू। तो क्या होता है ना, काफ़ी खाने वाली चीज़ें खास करके, जैसे सब्जी वाले वगैरह हैं, ठीक है, लंबे समय तक सब्जी रखेंगे, फिर आप लोगे क्या उसके पास जाके, क्योंकि उसकी एक्सचेंज वैल्यू कम हो रही है। अभी तो चलो पैसा है, ठीक है, पैसा है तो यहाँ पे परचेज सेल हो रहा है। अगर पैसा नहीं होता और आपको सब्जी लेनी होती तो आप ख़राब सब्जी नहीं लेते ना, और तो क्या हो रहा है, उसकी एक्सचेंज वैल्यू बिगड़ रही है, क्योंकि उसको स्टोर नहीं किया जा सकता है। अगर इसको स्टोर किया जा सके और फ्यूचर में अगर हम एक्सचेंज कर सकें तो इट हैज़ अ एक्सचेंज वैल्यू। तो काफ़ी चीज़ों की हाई एक्सचेंज वैल्यू होती है, काफ़ी चीज़ों की लो एक्सचेंज वैल्यू होती है, ठीक है, काफ़ी चीज़ों की होती ही नहीं है। नाउ इसके बाद है प्रॉब्लम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, ठीक है। मेन जो प्रॉब्लम आया बार्टर सिस्टम में कि हम लोग मेजरमेंट्स कैसे करें, क्योंकि कुछ मेजरमेंट्स तो चलो हमने बना के रखे थे, लेकिन फिर बहुत सारे कन्वर्जन्स करने पड़ते थे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई मैं इसको बोलूं कि 10 किलो अगर मैं वीट देता हूं तो मुझे 5 किलो चावल मिलेंगे, ये हमने एक मेजरमेंट बना के रखा।
कि 10 किलो वीट देंगे या लेंगे तो सामने 5 किलो का चावल का एक्सचेंज होगा। ये एक मेजरमेंट बना के रख दिया, जैसे आप बोलते हो 1 किलो 1000 ग्राम होता है, बराबर। तो आप यही एक बेसिक स्टैंडर्ड यूज़ करते हो कि भाई 1 किलो 1000 ग्राम होता है, पूरी दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ। तो वैसे ही एक मेजरमेंट बना के रख दिया फॉर एग्जाम्पल कि भाई 10 किलो वीट देंगे तो सामने 5 किलो चावल आएगा। लेकिन फिर दूसरे मेजरमेंट्स कि हमको 2 किलो घी चाहिए तो चावल या वीट कितना जाएगा, या हमको क्लोथ्स चाहिए तो, या हमको पैर ऑफ शूज़ चाहिए तो वो कन्वर्जन थोड़ी दिक्कत हो रही थी उस समय। देखो, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन इन एन इंडस्ट्री ड्राइवन इकोनॉमी, द इश्यू ऑफ मेजरिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एमर्ज्ड। Exchanging wheat for rice was simpler, but now large number of goods became available for exchange against wheat, and hence it became difficult to determine and maintain the exchange value of wheat। तो पहले क्या था भाई, पहले हमने क्या देखा भाई, विलेज लाइफ था, लोगों की नीड्स वांट्स कम थी, ठीक है। इजीली हमारे पास वीट है तो सामने राइस आ जाता था, या राइस है तो सामने वीट आ जाता था। लेकिन भाई अब सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो चुका है, ठीक है, समाज बढ़ चुका है, इंडस्ट्रीज़ आ चुकी है, अर्बनाइजेशन हो चुका है, हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो उस बढ़ती हुई डिमांड के साथ आपकी नीड्स और आपके वांट्स भी बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो आपके पास चॉइसेस भी आपके पास ज़्यादा दिमाग में आ रही है, ठीक है। जब इंसान के पास जेब में पैसा नहीं होता है ना, तो फिर वो चॉइसेस नहीं आती है दिमाग में कि ये लूँ कि वो लूँ, कि ये खाऊँ कि वो खाऊँ। पता है भाई कुछ होना नहीं है, ईमानदार इंसान तो नहीं करेगा, जो गोल घुमाएगा वो करेगा, वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाइड करेगा और दूसरों की टोपी घुमा लेगा, ठीक है। लेकिन जो ईमानदार इंसान है वो अपने जेब में पैसा देखता है। तो जब आपकी जेब में पैसा नहीं होता, जब आपकी जेब में पैसा नहीं होता, उस समय आपके दिमाग में चॉइसेस भी नहीं आती, ठीक है। लेकिन अब आपका डेवलपमेंट हो चुका है, अब आपके सामने बहुत सारी चॉइसेस हैं, तो आपके नखरे भी चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया है इन्होंने, देखो, इफ़ 20 kg ऑफ वीट इज इक्वल टू 40 kg ऑफ राइस, उल्टा दिया है, राइस महंगा होता है, वीट सस्ता होता है। लेकिन बोला गया है कि चलो 20 किलो गेहूं दे रहे हैं तो 40 किलो सामने क्या आ रहा है, राइस आ रहा है। चलो ये कन्वर्जन हमने बना के रख दिया। 10 मीटर्स ऑफ टेक्सटाइल एंड 1 kg ऑफ घी। चलो हमने घी, अगर 20 किलो गेहूं दे रहे हैं तो क्या क्या आ सकता है, 40 किलो चावल आ सकता है। और क्या आ सकता है, 10 मीटर टेक्सटाइल मतलब क्लोथ आ सकता है। और क्या आ सकता है भाई, अगर 10 किलो चावल दिए, सॉरी 20 किलो चावल दिया तो 1 किलो घी आ सकता है, ठीक है। But in a modern structure, the question of measurement arises as how much of textile can exchange for 1 kg of ghee। लेकिन अगर घी चाहिए 1 किलो तो सामने टेक्सटाइल कितना दूँ, तो वो कन्वर्जन्स करने पड़ते, हो तो जाता। और हाउ मच ऑफ राइस कैन एक्सचेंज फॉर 1 kg घी, ठीक है। 1 किलो अगर घी चाहिए तो सामने चावल कितना दूँ, क्योंकि 20 किलो गेहूं दूंगा तो 40 किलो चावल आएगा, खाली वो पता था। और 20 किलो गेहूं की जगह 1 किलो घी मिलेगा, 10 मीटर कपड़ा मिलेगा, लेकिन बाकी आपस में एक्सचेंज कैसे होंगे, उनका मेजरमेंट नहीं पता था। सो इट बिकेम डिफिकल्ट टू डिटरमाइन सच मेजर्स एंड हेंस अरोज अ नीड फॉर अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मेजरिंग रॉड। तो अब ढूंढ रहे थे कि भाई ऐसी कोई रॉड मिल जाए जिसमें सब कुछ कॉमन आ जाए करके, तब जाके एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी का इन्वेंशन हुआ। So this led to the origin of money, which became a standard measure of value and a common denomination of trade। ठीक है, एक कॉमनली आप पैसा हर जगह यूज़ कर सकते हो, कुछ भी खरीदने के लिए, कुछ भी बेचने के लिए, ठीक है। नाउ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, ठीक है, कैसे ओरिजिन हुआ और कैसे डेवलपमेंट हुआ। देखो, एवोल्यूशन ऑफ मनी। In order to simplify the procedure of exchange and to introduce a universally acceptable medium which satisfy the store of value function under the barter system, animals were used as a medium of exchange in India. Cow, buffalo, horse, etc. specially were considered as a wealth in India। तो पुराने ज़माने में, जैसे मैंने आपको 11th में भी एक एग्जाम्पल दिया था कि एक मूवी थी जिस देश में गंगा रहता है, जिस देश में गंगा बहती है नहीं, ठीक है, गोविंदा की मूवी थी जिस देश में गंगा रहता है, ठीक है। उसमें सामने एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे थी और सोनाली बेंद्रे अपने फादर को बोलती है कि आप गोविंदा के घर पे जाओ और उनके बापू से रिश्ता लो, उनके फादर से रिश्ता। तो वो बोलते भाई तू कैसी लड़की है भाई, सामने से बोल रही है, और तो लेकिन वो जाते नहीं हैं, घबराते हैं। तो सोनाली बेंद्रे बोलती है अपने फादर को कि भाई आप क्यों नहीं जाते हो, उनके पास 400 बकरियाँ और हमारे पास सिर्फ 200 हैं, ठीक है। तो उसका लॉजिक बनता है कि पुराने ज़माने में जो लाइव स्टॉक होता था, भेड़ बकरियाँ जो होती थी, ठीक है, यही इसको प्रॉपर्टी बोलते थे।
एसेट्स बोलते थे, ठीक है। तो वही यहाँ पे आपको समझाया गया है। See, agriculture being the major sector of the economy, there was a large production of crops of which the required stock stored rest of the crops were sold to by animals। तो वही एग्रीकल्चर ही मेन था, पहले इंडस्ट्रीज़, पहले की बात हो रही है, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ वगैरह जब नहीं थी तो एग्रीकल्चर सेक्टर ही हमारा मेन सेक्टर था, जो हमको एम्प्लॉयमेंट देता था, उसी में ही सारी खेती होती थी, वही हमारा जीवन का चलने का एक बैकअप था, एक सपोर्ट था करके सारी चीज़ वहीं से हो रही थी। तो जो भी हम क्रॉप का प्रोडक्शन करते थे, ठीक है, जितना हमारे जीवन में हमको यूटिलाइज होता है उतना हम हमारे पास रखते थे, बाकी हम लोग स्टोर कर देते थे, ताकि हम अगर हमें एनिमल्स खरीदने हैं तो उसके अगेंस्ट में भी वो हम क्रॉप्स एक्सचेंज करते थे। When required, the animals could also be sold to get good services or even the crops in return। और जब ज़रूरत पड़ती थी एनिमल्स को भी दोबारा बेच दिया जाता था, सामने जो भी गुड सर्विसेज चाहिए या फिर से हमें क्रॉप्स चाहिए तो वो भी हम इन रिटर्न ले लेते थे। इन दिस वे एनिमल्स लाइक हॉर्स, काउ एंड बफेलो बिकेम द मीन्स ऑफ एक्सचेंज वैल्यूज़ फॉर मनी एंड ट्रेड। तो जानवर भी इस्तेमाल होते थे इन द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, इन द मीडियम ऑफ एक्सचेंज जानवर भी क्या हो रहे थे, यूज़ हो रहे थे करके। लेकिन अगेन क्या प्रॉब्लम आई कि जानवर भी क्या है, मॉर्टल होते हैं, ठीक है, मतलब एक समय के बाद जानवर की भी डेथ हो जाएगी करके। द यूज़ ऑफ एनिमल्स एज अ स्टैंडर्ड मेजर एंड अ कॉमन मीडियम ऑफ ट्रेड ऑल्सो बिकेम लिमिटेशन एंड कॉस्ट डिफिकल्टीज़। ये भी काफ़ी समय तक चला, क्योंकि जानवर ऐसा तो है नहीं कि 1-2 साल ही जिएंगे, वो लंबे जीने वाले जानवर थे, ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद वो पता चला कि एनिमल्स आर मॉर्टल, दे ऑल्सो गेट सिक एंड डाई, वो भी बीमार होते हैं, उनकी भी डेथ होती है भाई। देयरफॉर द स्टोरेज ऑफ वेल्थ इन फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स वॉज नॉट एडवाइजेबल। तो अगेन ये एडवाइस नहीं किया गया कि भाई आप उसको वेल्थ समझो। दस वैल्यूएबल मिनरल स्टोन्स वर यूज्ड इंस्टेड ऑफ एनिमल्स। अब क्या चालू हुआ, मिनरल्स चालू हुए, कीमती पत्थर जो आते थे वो चालू हुए in place of animals. At the onset of imperialism, the use of coins started as a means of trade and exchange of goods and services in the kingdom। तो जैसे imperialism का एक्चुअली मतलब होता है कि जब हमारी आर्मी के पावर से हम लोग दूसरे जो बॉर्डर्स हैं, हमारी सेना की हेल्प से हम आगे बढ़ते जाते हैं और कब्ज़ा करते रहते हैं, अपने बॉर्डर्स को आगे एक्सपैंड करते जाते हैं, ठीक है, उसको इम्पेरियलिज्म बोलते हैं। लेकिन इसमें बोला गया कि जो सिक्के वगैरह स्टार्ट हुए वो कहाँ हुए, खाली राज दरबार वगैरह में, किंगडम्स में या कुछ लिमिटेड एरियाज़ में वो स्टार्ट हुए थे, हर जगह स्टार्ट नहीं हुआ। द ओनली लिमिटेशन वॉज दैट दे वर यूज्ड इन लिमिटेड सोसाइटीज़ एंड रीजन्स। Democracy and industrialization inspired the need for the modern money as a means of exchange। और डेमोक्रेसी और इंडस्ट्रीज़ की वजह से इसको एक पुश बैक मिला, सपोर्ट मिला और ये और भी एक्सपेंड हुआ। By the support of central government, the money became widely accepted as a means of exchange of goods and service। और सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प से ये वाइडली जनरली हर जगह एक्सेप्ट हो गया। And money also succeeded in overcoming the limitations of the storage of value for money। और धीरे धीरे क्या हुआ, मनी जो है, जो स्टोरेज का प्रॉब्लम वगैरह आ रहा था गुड्स का, वो भी निकल गया। एंड द एडवेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम मेड इट ईजियर टू ट्रांसफ़र एंड स्टोरेज ऑफ। और जैसे ही बैंकिंग सिस्टम, एडवेंट का मतलब होता है स्टार्ट होना, जैसे स्टार्ट हुआ तो जो स्टोरेज का प्रॉब्लम आ रहा था पैसों का, या जो ट्रांसफ़र का प्रॉब्लम आ रहा था, वो भी निकल गया। समझ में आया?